प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के महान संतों ने वसुधैव कुटुंबकम की भावना के अनुरूप पूरे विश्व को एक साथ जोड़ा है। राष्ट्र आज भारत के पहले उप प्रधानमंत्री भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा, राज्य सरकार की न्याय योजना से लोगों को मिली बड़ी राहत, राज्य में पलायन भी रुका। और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में विशेष अदालत के आदेश के बाद उप सचिव सौम्या चौरसिया को न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के अहमदाबाद में प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु प्रमुख स्वामी महाराज के शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्रद्धालुओं की विशाल सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा है कि स्वामी महाराज ने अपनी अप्रतिम सेवा, विनम्रता और ज्ञान से दुनिया भर में अनगिनत लोगों को प्रभावित किया। उन्होंने मानवता की सेवा के प्रति स्वामी महाराज के संदेश का स्मरण करते हुए कहा कि प्रमुख स्वामी महाराज मानव जाति की सेवा में विश्वास करते थे और कहा करते थे, हर किसी के जीवन का अंतिम लक्ष्य सेवा होना चाहिए। हमारी विरासत क्या है, हमारी धरोहर क्या है, हमारी आस्था क्या है, हमारा अध्यात्म क्या है, हमारी परंपरा क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, हमारी प्रकृति क्या है, इन सबको इस परिसर में समेटा हुआ है। यहां भारत का हर रंग दिखता है। मैं इस अवसर पर सभी पूज्य संतगण को इस आयोजन के लिए कल्पना सामर्थ्य के लिए और उस कल्पना को चरितार्थ करने के लिए जो पुरुषार्थ किया है, मैं उन सब की चरण वंदना करता हूं, हृदय से बधाई देता हूं। अहमदाबाद के पास 600 एकड़ भूमि पर एक विशाल प्रमुख स्वामी नगर में महाराज का शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है। महीने भर चलने वाले इस समारोह में दुनिया भर से लाखों श्रद्धालुओं और वैश्विक प्रतिनिधियों के भाग लेने की संभावना है। राष्ट्र आज भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दे रहा है। भारत में लौह पुरुष के नाम से प्रख्यात सरदार पटेल ने 500 से अधिक रजवाड़ों का भारत में विलय करवाया। वे भारत के पहले उप प्रधानमंत्री भी थे जिनके पास गृह मंत्रालय का प्रभार था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री ने भारत के लिए और विशेष रूप से भारत को एकजुट करने और देश के चहुमुखी विकास में सरदार पटेल के योगदान को याद किया। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री शाह ने कहा कि पटेल की दृढ़ इच्छा शक्ति और नेतृत्व क्षमता के कारण देश आज भी उन्हें सरदार के नाम से याद करता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया है। श्री बघेल ने सरदार पटेल का पुण्य स्मरण करते हुए कहा है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान और उसके बाद देश निर्माण में सरदार पटेल की भूमिका हमेशा अविस्मरणीय रहेगी।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि प्रदेश में न्याय योजना का लाभ सभी को मिल रहा है। महासमुंद जिले में भेंट मुलाकात कार्यक्रम के बाद आज बागबाहरा में पत्रकारों से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष 1 करोड़ 10 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने बताया कि अभी तक 50 से अधिक विधानसभाओं में भेंट मुलाकात कार्यक्रम हो चुका है। इस दौरान उन्हें विभिन्न योजनाओं की जमीनी हकीकत जानने का मौका मिला है। हमने जो न्याय की योजना संचालित की, उससे काफी लोगों को राहत मिला। न्याय योजना का हमने विस्तार भी किया, जिसमें आपने देखा होगा इस न्याय योजना के माध्यम से किसानों के जहां 12-15 लाख किसान ही पहले धान बेचते थे, अब वो आंकड़े बढ़ के 26 लाख हो गया। लगभग 22 लाख हेक्टेयर था, बढ़ के 30 और 31 लाख हेक्टेयर हो गया। धान खरीदी 60 लाख मीट्रिक टन से बढ़ के पिछले साल 98 लाख मीट्रिक टन, और इस साल लक्ष्य जो है अनुमान है वो 1 करोड़ 10 लाख मीट्रिक टन का। इससे पहले मुख्यमंत्री ने बागबाहरा में अधिकारियों की बैठक लेकर विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को गौठान, रूरल इंडस्ट्रियल पार्क आदि योजनाओं की जानकारी ग्रामीणों को देने की बात कही। साथ ही राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना पर चर्चा करते हुए कहा कि जो परिवार छूट गए हैं उनका सर्वे करवाएं। मुख्यमंत्री ने नरवा कार्यक्रम को गति देने और इस योजना के व्यापक प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए। छत्तीसगढ़ के खनिज विभाग से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में विशेष अदालत के आदेश के बाद मुख्यमंत्री कार्यालय की उपसचिव सौम्या चौरसिया को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। उन्हें अब 19 दिसंबर को फिर से अदालत में पेश किया जाएगा। इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय ईडी की रिमांड खत्म होने के बाद सौम्या चौरसिया को कल रायपुर की विशेष अदालत में पेश किया गया था। राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी सौम्या चौरसिया पर बेनामी संपत्ति की खरीदी बिक्री से काला धन खपाने का आरोप लगाया गया है। ईडी ने सौम्या से हिरासत में 14 दिनों तक पूछताछ की है। अब उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है। पिछले सप्ताह 9 दिसंबर को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस के 5 आरोपियों से जुड़ी करीब 100 संपत्तियों को अटैच कर लिया था। इसमें सौम्या चौरसिया से जुड़ी 21 संपत्तियां शामिल हैं। गौरतलब है कि प्रवर्तन निदेशालय ने 11 अक्टूबर को प्रदेश के कई अफसरों और कारोबारियों के ठिकानों पर छापा मारा था। प्रारंभिक जांच और पूछताछ के बाद 13 अक्टूबर को इस मामले में छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी चिप्स के तत्कालीन सीईओ समीर बिश्नोई के अलावा कोयला कारोबारी सुनील अग्रवाल और लक्ष्मीकांत तिवारी को गिरफ्तार किया गया था। उनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है। एक अन्य आरोपी सूर्यकांत तिवारी भी इस समय न्यायिक हिरासत में है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक डॉक्टर अतुल गोयल ने छत्तीसगढ़ के अस्पतालों में विभिन्न रोगों की जांच के लिए स्थापित हमर लैब की सराहना की है। कल रायपुर जिला अस्पताल में हमर लैब का अवलोकन करने के बाद उन्होंने कहा कि देश के कई बड़े सरकारी अस्पतालों में भी इस तरह के लैब नहीं हैं। इस दौरान हमर लैब के राज्य नोडल अधिकारी डॉक्टर अभ्युदय शक्ति तिवारी ने इसके संचालन की पूरी प्रक्रिया और मरीजों के लिए उपलब्ध जांच की सुविधाओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अभी प्रदेश के 10 जिला अस्पतालों और 4 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में हमर लैब संचालित हैं। जिला अस्पतालों के हमर लैब में 120 तरह के और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में हमर लैब में 50 तरह की जांच की सुविधा उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि हमर लैब के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण पैथोलॉजी जांच की सुविधा मरीजों को मुहैया कराई जा रही है। जांच रिपोर्ट मरीजों के मोबाइल नंबर और मेल आईडी पर भेजे जा रहे हैं। इसके साथ ही दुर्ग जिले के पाटन में पहली पब्लिक हेल्थ इकाई और हमर लैब के इंटीग्रेटेड मॉडल की स्थापना की गई है। मुंगेली जिले में वन विभाग के द्वारा वृक्षारोपण को बढ़ावा देने और पर्यावरण संरक्षण के लिए स्कूली बच्चों को जागरूक किया जा रहा है। इसके अंतर्गत वन परिक्षेत्र लोरमी के तुलसा घाट की नर्सरी में वन मितान जागृति कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं बच्चों को परसवारा के जंगल का भ्रमण कराया गया, जहां उन्हें पेड़ कटाई से होने वाले नुकसान और विभिन्न प्रजातियों के पेड़ों की उपयोगिता की जानकारी दी गई।
इस कार्यक्रम का हिस्सा बनी स्कूली छात्रा अवनी पाटकर ने बताया कि इस आयोजन से उन्हें वृक्षारोपण और पेड़ों के संरक्षण की जानकारी मिली है। वे अब अन्य लोगों को भी पेड़ों के संरक्षण को लेकर जागरूक करेंगी। मैम हमको घुमाने लेके गई थी तो हमें बहुत अच्छा लगा। वहाँ पर बताए कि डिस्टेंस में पेड़ लगाने चाहिए, कि एक सबका डिस्टेंस रहता है उसको लगानी चाहिए पेड़, और लाइन बार से लगाना चाहिए, एक रो में लगाने चाहिए। हमें पेड़ को बचाना चाहिए और हम लोग अब घर में जाके पेड़ लगाएंगे और जो हमारे आसपास का वातावरण में पेड़ है उसको हम सब बचाएंगे, और जो काटेगा उनको भी हम मना करेंगे। लोरमी वन परिक्षेत्र के एसडीओ मानवेंद्र सिंह ने बताया कि इस आयोजन का उद्देश्य बच्चों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना है। इस दौरान उन्हें पर्यावरण को सुरक्षित रखने की शपथ भी दिलाई गई। पैदा करनी है ताकि उनको भी उतना ही दुख हो जब कोई इलीगल पेड़ कटे या फिर कोई वन्य प्राणी का शिकार हो, तो उनको भी उतना दुख हो। वो संवेदनशीलता पैदा करनी है और एट द सेम टाइम उनको वन विभाग में जो भी कार्य होते हैं उसके बारे में उनको जागरूक करना है। इसी के तारतम्य में ये चीज़ कार्यक्रम किया गया है। इस कार्यक्रम में मुंगेली जिला पंचायत अध्यक्ष लेखनी सोनू चंद्राकर, लोरमी जनपद पंचायत अध्यक्ष मीना नरेश पाटले समेत वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। बेंगलुरु में G20 फाइनेंस ट्रैक की बैठक के तीसरे दिन आज भी G20 से जुड़े मेहमानों को देश की टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप इकोसिस्टम से रूबरू होने का मौका मिलेगा। आज G20 डेलीगेशन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के दौरे पर होगा। यहां पर भारत के चुनिंदा स्टार्टअप्स अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। कल अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग, कराधान प्रणाली, वैश्विक स्वास्थ्य और वित्तीय समावेशन पर विस्तार से चर्चा हुई। साथ ही महंगाई और ईंधन की बढ़ती कीमतों पर भी समाधान खोजने पर मंथन किया गया। पेश है एक रिपोर्ट। बेंगलुरु में G20 की पहली फाइनेंस ट्रैक की बैठक के दूसरे दिन अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग और कराधान प्रणाली पर प्रमुखता से चर्चा हुई। अंतर्राष्ट्रीय कराधान, वैश्विक स्वास्थ्य और वित्तीय समावेशन के मुख्य सत्र के अलावा अधिकारियों ने बहुपक्षीय विकास बैंकों में सुधार और हरित प्रौद्योगिकी के वित्त पोषण की आवश्यकता पर भी चर्चा की। बैठक में कुल लगभग 184 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसमें G20 के साथ साथ 13 आमंत्रित सदस्य और 17 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि भी शामिल रहे। इंटरनेशनल टैक्सेशन पे बात हुई मुख्य तौर पे, जहां पर एक देश की कंपनी आईटी सेक्टर के दौर पर वो दूसरे देश में क्रॉस बॉर्डर जो है वहां पर वो सर्विसेज उपलब्ध कराती है, तो उसके प्रॉफिट के ऊपर टैक्सेशन, उसके लाभ के ऊपर टैक्सेशन किस तरह से लगे और किस तरह से बांटा जाए। साथ ही साथ इस बात पे भी चर्चा हुई और कि जो अभी महामारी अभी तक हमारे साथ थी और उसके हम अंतिम चरणों में हैं, कुछ देशों में अभी भी उसकी समस्याएं चल रही हैं, पेंडेमिक के कोविड के बारे में, तो आगे इस तरह की समस्या ना आए उसके लिए क्या तैयारी करनी है। बैठक में विश्व को प्रभावित करने वाले महंगाई, ईंधन की बढ़ती कीमतों जैसे प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हुई। इसके अलावा बैठक में आगे की प्राथमिकताओं पर भी सहमति बनी। सबसे ज्यादा समस्या है महंगाई की और इंटरेस्ट रेट मॉनेटरी पॉलिसी में सब लोग बढ़ा रहे हैं, उसका क्या परिणाम पड़ रहा है। जो खाद्य पदार्थ हैं और साथ ही साथ ईंधन के दाम बहुत बढ़े हुए हैं, इसका क्या परिणाम है आर्थिक व्यवस्थाओं पर, लोगों पर, इसके बारे में चर्चा करना। और इसी के साथ साथ किस तरह से एक नीतियों का परस्पर विभिन्न देशों की जो नीतियां हैं उसके बारे में कोऑर्डिनेशन करके इसका प्रभाव कैसे कम किया जा सकता है, जो विपरीत प्रभाव है उसे कैसे कम किया जा सकता है, इस पर चर्चा हुई और इसकी प्राथमिकताओं पर एक सहमति बनी। ये भारत के लिए वित्तीय समावेशन, प्रौद्योगिकी परिवर्तन, डिजिटल भुगतान और डिजिटल सार्वजनिक वस्तुओं की सफलता की गाथा को दुनिया के सामने पेश करने का बेहतरीन अवसर है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ आइडेंटिटी, in terms of a fast retail payment system, a very efficient retail system, and the data architecture, which has worked well for us. Some other countries have also done so, and if we were to say that we adopted a biometric-based Aadhaar, but also came out with an open source, which was curated in IIITB here in Bangalore, the MOSHIP, and several countries have adopted that. विशेषज्ञों का मानना है कि भारत वैश्विक खाद्य और ऊर्जा संकट, जलवायु वित्त और क्रिप्टो विनिमय के लिए कुछ समाधान पेश कर सकता है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।